हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य में अभिजात्य साहित्य तथा लोक साहित्य इनको दृष्टिगत करते हुए भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है। उसमें अनेक धाराएं, कविता की बात करें या गद्य की बात करें, काव्य का भी अपना एक सुदीर्घ इतिहास है और गद्य और उसकी विधाओं का भी एक सुदीर्घ इतिहास है। कविता का इतिहास तो लगभग 1100-1200 वर्ष का हो गया है और गद्य का इतिहास लगभग 200 वर्ष का हो गया है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य में काव्य या गद्य की विधाओं में राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र की परिकल्पना वह बार बार की जाती रही है। भारत एक समेकित संस्कृति का राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाओं के, अनेक धर्मों, जातियों के, अनेक समुदायों के लोगों का, निवासियों का, नागरिकों का एक साथ रहना, यह इस देश की बड़ी ताकत है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में राष्ट्र विषयक चिंतन भी है। हमारा देश राष्ट्रीय दृष्टि से एक सुदीर्घ इतिहास रखता है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और भिन्नता होने के बावजूद एकता में विश्वास रखने वाले भारतीय नागरिक हैं। इसलिए भले ही राज्यों का विभाजन हो या खान पान, वेशभूषा, आभूषण, इन सब की दृष्टि से भी यदि भिन्नता है तो भी हम उसे राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। सबकी भाषा के प्रति, सभी की खाद्य पदार्थों के प्रति, वेशभूषा आभूषणों के प्रति, पूजा आस्था के प्रति, पर्व उत्सव आदि के प्रति हम सबके मन में परस्पर आदर है, सम्मान है और श्रद्धा का भाव है। इसलिए राष्ट्रीय एकता को लेकर हिंदी साहित्य में, हिंदी के लोक साहित्य में प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, चिंतन मनन किया गया है। और हिंदी इतर भारतीय भाषाएं भी यदि हम विधिवत देखें तो उनमें भी मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, सभी भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्र की भाषा के रूप में पहचाना गया, दर्ज किया गया। उन सब में राष्ट्र के प्रति चिंतन, राष्ट्रीय एकता के प्रति सम्मान ये दिखाई देता है। यूँ भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। अनेक बोलियाँ, उपबोलियाँ, भाषाएं, उपभाषाएं यहाँ मिलती हैं। और लोक में यदि हम दृष्टि डालें तो लोक में राष्ट्रीयता को लेकर, राष्ट्रीय एकता को लेकर बहुत से संदर्भ उल्लिखित होते हैं, उद्घाटित होते हैं। रंगमंच एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके लिए निभाता है। रंगमंच का इतिहास भी इस बात का साक्षी है। हमारे यहाँ तो संस्कृत साहित्य में आदि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र जब लिखा तो नाटक के तत्वों पर बात की, नाटकीयता पर बात की, अभिनयता क्या है और
हम नायक किसे कहें, नायिका किसे कहें, इन सबको तो विचार किया ही, साथ में बहुत सी विषय वस्तु का संकेत भी हमें नाट्यशास्त्र में मिलता है। तो हिंदी का लोक रंगमंच एक समृद्ध लोक रंगमंच रहा है। वो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में, राज्यों में हम उसे देखें या हिंदी इतर राज्यों में, वो रामलीला की दृष्टि से, कृष्ण लीला की दृष्टि से, समसामयिक मुद्दों और विषयों पर किए गए अभिनय या मंचन, इनकी दृष्टि से देखें, नुक्कड़ नाटकों की दृष्टि से देखें, प्रहसनों की दृष्टि से देखें, ये लोक रंगमंच भी एक समृद्ध परंपरा का द्योतक है। इसलिए राष्ट्र की एकता की जब हम बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय एकता भावनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और एक दूसरे समुदाय के प्रति समादृत भाव रखते हुए उनके स्वागत अभिनंदन के स्तर पर हम इसे देख सकते हैं। लोक रंगमंच की यदि हम बात करें और लोक नाट्य परंपरा की, तो हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि वस्तुतः लोक नाटक सामान्य जन यानी कलाकार, उनके द्वारा सामान्य जन के लिए अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत सामान्य जीवन की सहज, स्वाभाविक, अनौपचारिक नृत्य, गीत और संगीतमय जीवन, जीवंत और लोकरंजक अभिव्यक्ति का नाम है। यह हिंदी रंगकर्म दशा और दिशा शीर्षक से जो पुस्तक है उसमें से ली गई यह पंक्तियां हैं। लेखक ने इस बात की ओर ध्यानाकृष्ट किया है कि लोक नाटक जब अभिनीत होता है, जब उसका अभिनय होता है, तो उसमें अभिनय करने वाले जो कलाकार होते हैं वो सामान्य जन होते हैं। कोई बहुत विधिवत औपचारिक नाट्य अभिनय की शिक्षा लिए हुए नहीं होते। ये उनकी एक प्राकृतिक प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त कौशल उनके पास होता है और वो सामान्य जन जो अभिनय करते हैं, जो प्रस्तुति तैयार करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, वो सामान्य जन के लिए ही होती है। वो किसी थिएटर में, किसी सभागार में, किसी औपचारिक मंच पर उस तरह का अभिनय नहीं होता। वह अभिनय के माध्यम से जो समसामयिक समय है, जो लोक है, उसकी रीतियां हैं, उसकी परंपराएं हैं, जन सामान्य की जीवन की सहज दशा और दिशा है, उनका स्वाभाविक अभिनय या प्रस्तुतिकरण एकदम अनौपचारिक रूप से नृत्य, गीत, संगीतात्मकता, इन सब से वो इस अभिनीत प्रस्तुति को जीवंत बनाते हैं, लोक रंजक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात से भी यह बात स्पष्ट होती है कि लोक रंगमंच जो है वह लोक का लोक के लिए ऐसा रंगमंच होता है। इस रंगमंच को हम आधुनिक रंगमंच से उसकी तुलना नहीं कर पाते। मध्य युग में जब नाटक की शास्त्रीय परंपरा लुप्त हो रही थी, तब भी लोक जीवन में लोक नाटकों की परंपरा समाप्त नहीं हुई थी। स्थान स्थान पर समूह बनाकर, दल बनाकर जो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे या शहरी संस्कृति के लोग थे, वो तमाम तरह के प्रासंगिक विषयों और मुद्दों को लेकर अभिनय के माध्यम से अपने मंतव्य को समाज तक संचरित करने का कार्य करते थे। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आदि आचार्य भरत मुनि ने भी नाटक की मूल प्रेरणा और कसौटी के रूप में लोक जीवन को ही स्वीकार किया।
लोक को महत्वपूर्ण माना। वास्तव में नाटक लोक जीवन की अभिव्यक्ति ही है। नाटक की अगर पटकथा लिखनी हो, नाटक की संरचना तैयार करनी हो, नाटक के संवाद लिखने हो, विषय वस्तु चुननी हो, तो उसके मूल में प्रेरणा लोक की होती है। कसौटी भी लोक की और प्रेरणा भी लोक की ही होती है, क्योंकि लोक जीवन के ही तमाम मुद्दों को, लोक जीवन के ही तमाम पक्षों को नाटककार लोक के लिए महत्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत या चित्रित करता है। भारत में हिंदी और अहिंदी यानी हिंदी इतर दोनों ही क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमें लोक नाट्य की जीवंत परंपरा देखने को मिलती है। मराठी में लोक नाट्य परंपरा बड़ी समृद्ध परंपरा है, गुजराती में समृद्ध परंपरा है, राजस्थान में बहुत सारे नृत्यों से, गायन शैली से, अभिनयता से, इस तरह के हम अभिनयता को हम देख पाते हैं। दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में हम इस तरह की लोकनाट्य अभिव्यक्तियों को देखते हैं। उत्तर भारत की और पूर्वी भारत की, पंजाब में भी, कश्मीर में भी और इसी तरह हिमाचल में भी या उत्तराखंड में भी हम देख सकते हैं। यानी सभी राज्यों में, सभी समुदायों में यह जो लोकनाट्य की जीवंतता है ये विद्यमान है। हिंदी बेल्ट में या हिंदी क्षेत्र में नौटंकी बहुत लोकप्रिय रही है, आज भी उसका प्रयोग मिलता है। स्वांग, रामलीला, विदेशिया, ख्याल, माच, नाच, ये सब इसी लोकनाट्य शैली के स्वरूप में या उदाहरणों में इनकी गणना होती है। अहिंदी भाषी या हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में भी यात्रा का, यक्षगान का, तमाशा, भवई, ऐसे बहुत से रूप लोकनाट्य के रूप में प्रचलित हैं, उपलब्ध हैं और वहाँ के निवासी इनका जब आनंद लेते हैं, दृष्टा बनते हैं, तो इनमें निहित संदेश से उपकृत भी होते हैं, लाभान्वित भी होते हैं। वो समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, मान्यताओं के प्रति, मूल्यों के प्रति तमाम ऐसे ज्वलंत विषय और मुद्दे उनको अभिव्यक्त करने का प्रयत्न इन नाट्य शैलियों में किया जाता है। लोकनाट्य जिन प्रांतों में अधिक प्रचलित हैं उनमें उत्तर प्रदेश का नाम सर्वोपरि है, सर्वप्रथम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ही लोकनायक राम का जन्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश में रामलीला के प्रदर्शन का, मंचन का, अभिनय का एक विराट रूप, एक विशाल रूप हमें दिखाई देता है। न जाने कितने प्रकार से रामलीला होती है, उसके संवादों को कहीं रामायण से, संस्कृत से, कहीं रामचरितमानस से, कहीं केशव की राम कथा केंद्रित रचना उससे, या और बहुत से भाषा भाषी क्षेत्रों में लिखी गई राम कथाओं से और लोकप्रिय संवादों के रूप में तैयार की गई रचनाओं से, उन सब से रामलीला की वस्तु को लिया जाता है। रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्ध रचना है, उससे भी बहुत सी रामलीलाओं ने संवाद लिए, विषय वस्तु ली और उनका मंचन किया जाता है। इसी तरह रासलीला, कृष्ण को केंद्र में रखकर रासलीला की प्रस्तुति, उसके मंचन, उसकी अभिनयता की भी एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा भारत में मिलती है। न केवल भारत में, रामलीला और रासलीला हमारे देश से बाहर के अनेक देशों में भी इसका आनंद वहाँ बैठे हुए लोग, चाहे वो भारतीय हों
या अभारतीय वो लेते हैं। इसी तरह स्वांग, नौटंकी, भाण, चमरवा, कहरवा ये सब मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है। माच गुजरात में प्रचलित है। मुंबई बंगाल में जात्रा बड़ा प्रचलित है। कीर्तन, रास गंभीरा, महाराष्ट्र में तमाशा भी लोकप्रिय है। ललित, गोंधुल, बहुरूप्रिय, पिया और दशावतार तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में यक्षगान आदि के मंचन आदि की भी परंपरा विद्यमान है। इसी तरह तेलुगु में वाथी, वृथि नाटकम या भागवत नाटकम, इस तरह के भी अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। हिंदी साहित्य कोश में इनका विस्तार से उल्लेख किया भी गया है। इन लोक नाटकों को खुले आकाश के नीचे कोई औपचारिक मंच नहीं चाहिए, रंगमंच नहीं चाहिए, रंग कर्मी उस तरह से नहीं चाहिए, रंग संकेत नहीं चाहिए, विद्युतीय प्रभाव के सारे उपकरण नहीं चाहिए, बल्कि एक मुक्त आकाश में, आकाश के नीचे पृथ्वी पर जहाँ कहीं मन हो वहाँ मैदानों में, चौपालों में, घर आंगन आदि में भी ये लोक नाटक खेले जाते हैं, छोटे या बड़े। और इनमें अभिनय करने वाले कलाकार वो विधिवत शिक्षित प्रशिक्षित कलाकार नहीं होते। किसी स्कूल ऑफ ड्रामा से उनका प्रशिक्षण हुआ हो, उनकी ट्रेनिंग हुई हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जन सामान्य के भीतर से ही लिए जाते हैं। उनकी अभिरुचि को, उनकी मुखमुद्रा को, उनकी आंगिक चेष्टा को और उनके अभ्यास आदि को देखकर ऐसे जन सामान्य से जो कलाकार वृत्ति वाले लोग होते हैं उनका चयन किया जाता है। पारंपरिक लोक नाट्य क्षेत्रीय शैलियों से संबद्ध है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में अपनी नाट्य शैली विद्यमान है। इसलिए जिसमें देशव्यापी एकता के तत्व विद्यमान हैं वो सब लोक नाट्य से संबद्ध हो रहे हैं, हो जाते हैं और होते रहे हैं। इन शैलियों में जनमानस को संचालित करने वाली विशिष्टताएं, उनका भी उद्घाटन होता है, उनको भी लक्षित किया जाता है। इस तरह इन्हें हमारे देश की संस्कृति का सार्वभौमिक रूप यह माना जाता है, कहा जा सकता है। और विविधता में एकता का प्रतीक भी इसी को कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे मान सम्मान से, पूरी अभिरुचि से हम सब एक दूसरे राज्य का, समुदाय का, जाति का, धर्म का या परंपराओं का आस्वादन अभिनय के माध्यम से लेते हैं। इन लोक नाट्यों ने मंदिरों के प्रांगण में और जन साधारण के मध्य, बहुत से मंदिर जो बड़े कला संपन्न मंदिर हमारे देश में, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रतीक बनकर हमारे बीच उपलब्ध हैं, उनके बड़े बड़े प्रांगण होते हैं। उनमें और जन साधारण के बीच जहाँ कहीं बाजार है या विद्यालय है, महाविद्यालय है, या जहाँ पर सड़क पर बहुत सारे मेले लगे हों, प्रदर्शनियाँ लगी हों, जहाँ सामान बेचने वाले ठेले हों, ऐसे उत्सव स्थल हों जहाँ पर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा हो, जहाँ बड़े बृहद समूह में जन सामान्य उपलब्ध हो, वहाँ पर नाट्य मंचन किया जाता है। और ये जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य शैलियाँ हैं, वो ऐसे ही स्थलों पर प्रदर्शन करके अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से लोकप्रियता अर्जित करते हैं और उनका विकास भी होता है।
पौराणिक, ऐतिहासिक एवं लोक प्रसिद्ध कथानकों के वीर पात्रों को, उनको लेकर, यानी बहुत से पात्र जो योद्धा थे, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, भारतीयता के लिए संघर्ष किया, आतताइयों से युद्ध किया, शत्रुओं को पराजित किया, ऐसे बहुत से वीर पात्रों को लेकर लोक नाट्यों ने लोक व्यवहार से संबंधित मूल्यों का प्रचार किया है, उन मूल्यों की पुनर्व्याख्या की है। वो जो पारंपरिक एकता और राष्ट्रीयता के सूचक मूल्य थे, वो जो परस्पर सद्भाव और समरसता के सूचक मूल्य थे, उन सब को भी इन लोक नाटकों के माध्यम से समय समय पर उद्घाटित किया जाता रहा है। परंपरागत नाट्य शैली ने संगीत, नृत्य, संवाद, गायन, इन सब का मिश्रण अगर हम देखें तो दर्शक समुदाय, भारतीय नागरिक, वो ग्रामीण हो या शहरी हो, वह आधुनिक हो या उत्तराधुनिक हो, इन सब ने मिलकर, यानी संगीत, नृत्य, गायन और संवाद आदि, इन सब ने मिलकर जब लोक नाट्य शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया तो एक अलग तरह के सौंदर्य बोध को जागृत किया। ये जो लोक नाट्य परंपरा है, इसी दृष्टि से जन सामान्य के मध्य अत्यंत लोकप्रिय भी होती चली गई। अतः सौंदर्य तत्व और उपदेशात्मकता का समन्वय, यह यदि किसी नाटक में उपलब्ध हो जाता तो वह लोक नाट्य के रूप में प्रसिद्धि अर्जित कर लेता। सौंदर्य तत्व, अब सौंदर्य तो समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, समुदाय सापेक्ष होता है, और सौंदर्य आत्मा को प्रभावित करता है, विमुग्ध करता है। इसलिए उपदेश के माध्यम से इन नाटकों में सौंदर्य और उपदेश का समन्वय करते हुए अद्भुत प्रस्तुतियां की जाती रही हैं। लोक नाट्यों में उच्च कोटि की साहित्यिकता और ग्रामीण स्वच्छंदता का भी एक समान बोध उपलब्ध होता है। इस तरह मित्रों, कह सकते हैं कि लोक नाटक राष्ट्र को, राष्ट्र के नायकों को, लोकनायक, राष्ट्रनायक, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को, उनके अवदान को, इन सब को भी चित्रित करते रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर इन सब का प्रदर्शन भी समय समय पर होता रहा है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।